अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पाकिस्तान का मौसम बहुत खूबसूरत है। लाहौर में बारिश हुई है और लाहौर निखर गया है। ऐसा लग रहा है कि लाहौर का हुस्न जो है वो दुबाला हो गया है। सुबह सुबह बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान और आपके लिए आज का दिन बहुत खुशखबरियाँ लेके आए, अच्छी खबरें लेके आए और अल्लाह ताला की रहमतें आपके साथ रहें। अखबारात के हेडलाइन पर एक नज़र डालते हैं कि अखबारात ने मुख्तलिफ इशूज़ को किस तरह देखा। वजीर आजम इमरान खान ब्रांड करार, पार्टी रहनुमाओं को मशीयत से मुतालिक अपोजिशन के प्रोपेगंडे का भरपूर जवाब देने की हिदायत और पार्लियामेंटेरियन के टैक्स गोशवारों की तफसीलात सामने आ गई। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का गरीब तरीन पार्लियामेंटेरियन निकलना आज के कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया है। रोजनामा नवाए वक्त ने वजीर आजम के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। मईशत बेहतर, अपोजिशन को आईना दिखाएं, झूठे बयानी का डट कर मुकाबला किया जाए, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा पाकिस्तान ने भी वजीर आजम के बयान को अहमियत दी। आपका ब्रांड वजीर आजम है, जो चोर डाकू नहीं। अपोजिशन करप्ट रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ देती है, वजीर आजम इमरान खान। इसी खबर के लिए रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, सब्जियां बेचने से तरक्की नहीं होती, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नई बात की सुर्खी पार्लियामेंटेरियन के टैक्स गोशवारों से मुतालिक है। टैक्स डायरेक्टरी 2019, इमरान 98, शहबाज 82, जरदारी 22, बिलावल का 5 लाख टैक्स जमा। रोजनामा जंग ने इसी खबर की टैक्स एंगलिंग कुछ इस तरह की है। पार्लियामेंट नाम बढ़े, टैक्स थोड़ा, यूसुफ रजा गिलानी 0, बुजदार 2, एहसन इकबाल 55, महमूद खान 66,000, खुसरो बख्तियार 1.5, वजीर आजम 98, शहबाज शरीफ 82 लाख। रोजनामा दुनिया की सुर्खी अफगान सरहदी बार्डर से मुतालिक है। सरहदी बाढ़ उखाड़ने पर अफगान हुकूमत से राब्ता, मसला सिफारती सतह पर हल करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ उलझने हैं लेकिन बाढ़ लगाने का सिलसिला जारी रखेंगे, वजीर खारजा। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, पीएमसी's मेजर बूस्ट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। द नेशन की मेन स्टोरी है, ऑपोजिशन लीडर्स आर थीव्स, पीएम इमरान खान इज ब्रांड। डेली टाइम्स की टॉप स्टोरी है, आई एम योर ब्रांड, इमरान टेल्स पार्टी लीडर्स। डॉन अखबार ने वजीर आजम के बयान को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। पीएम्स टैक्स पेमेंट राइज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इन ऑफिस। द न्यूज की हेडलाइन स्टोरी है, पार्लियामेंट बिग नेम्स मिनिमल टैक्स। एक नज़र चलते चलते अपने रनडाउन पे भी डाल लेते। वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से ज़्यादा टैक्स देने वालों में शामिल। पंजाब में बल्दियाती इंतखाब, पीटीआई और काफ लीग का मुतफ़िका उम्मीदवार लाने पर इत्तफाक। जंग और जियो ग्रुप की अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश। भारत में मुस्लिम नस्ल कशी की धमकियां। आज के प्रोग्राम में रोजनामा डान का इदारी है, मौलानास मार्च और रोजनामा 92 में सरवर बारी साहब का कालम इंतखाबी इस्लाहात क्यों ज़रूरी हैं। और हम बात करेंगे आज जाते जाते ट्विटर पे टॉप ट्रेंड हफीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। या बारिश के तो मैंने जिक्र कर दिया। वो शायद फैज़ साहब का एक कथा है कि प्यासे दिल पर ऐसे बरसे तेरी नज़र से प्यार की शबनम, जलते हुए जंगल पर जैसे बरखा बरसे रुक रुक थम थम। और रात से ये जो बरखा का अंदाज है, रुक रुक थम थम, थोड़ी बारिश हो गई फिर रुक गई, थोड़ी बारिश हो गई फिर रुक गई, कहीं हो गई, ये चल रहा है। वैसे बारिश में चेहरे खिल जाते हैं, आज हम क्यों डाउन डाउन किए हम? नहीं, वो मेरा ख्याल है कि हम नींद का जो हमारा निज़ाम है ना, वो थोड़ा सा आगे पीछे सम टाइम हो जाता है। तो आने वाले जो 2 दिन है वो उनमें बारिश भी खुलेगी और बढ़ेगी और उसका नतीजा ये होगा कि वो जो आलूदगी है वो कम होगी। स्मोक जाहिर है, वो आलूदगी वो बारिश से वो नीचे आएगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने मनसूबा तो बनाया था मसनूई बारिश का। तो फिर वो मेरा ख्याल है उन्होंने, जो उनके इंजीनियर्स थे, उन्होंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी मनसूबे की जगह बारिश हो, ताकि ये काम हो जाए। जिस तरह पीपल्स पार्टी लाहौर की क़यादत ने दुआएं मांगी कि बारिश हो जाए ताकि उन्हें जलसा ना करना पड़े। नहीं, लेकिन
जितना बड़ा वो जलसा होना ना, उसके लिए तो कोई ड्राइंग रूम भी मिल जाए तो मेरा ख्याल है काफी होगा। वैसे उन्होंने अवाने इकबाल ही तजवीज किया था लाहौर की तंजीम ने कि अवाने इकबाल में ही बिलावल साहब जलसा किया जाए। 2-3 स्कूल के बच्चों को छुट्टियां करा लेते, उसमें बिठा देते। कल बड़ी दिलचस्प खबर आई और वो ये थी कि जो अरकान असम्बली हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनके गोशवारे और उन्होंने जो टैक्स जमा कराए हैं ना, उसकी तफसीलात जारी की। तो उसमें सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी से और बिलावल भुट्टो से ज़्यादा टैक्स देने वाले हैं। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ शफीक साहब। मेरा ख्याल है वो जो एसेट स्वैप कर लें। हाँ, ये टैक्स देखे ना, आपको टैक्स शो करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आप कितने अमीर हैं, कितनी क्या आपके बैंक बैलेंस है, क्या आपके गाड़ियाँ हैं, पूरा आपको ना वो एक्सप्लेन करता है। आपको जो टैक्स रिटर्न है, अगर प्राइम मिनिस्टर का टैक्स रिटर्न ज़्यादा है तो फिर इनके जाती उमरा देखें, इनके अपना सरे महल देखें, इनके इवन फील्ड देखें, इनके माल्टोन में 6 बंगले देखें, बिल्कुल सही, जो कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आउट डिक्लेयर हुए थे। तो फिर ये देखें ये अवाम को किस चीज़ का धोखा दे रहे हैं। ये अवाम भी देखेंगे ना कि भाई हमारा जो लीडर्स हैं वो टैक्स ये दे रहे हैं और उनका तर्ज ज़िंदगी देखें वो तो शहनशाहों से कम नहीं है। तो फिर ये इसमें देखें, इसमें हमारा निज़ाम की कमज़ोरी है। FBI मुझे तो आपको पकड़ लेगा, मुझे आपको नोटिस देगा, लेकिन यहाँ वो खामोश है क्योंकि ये लाडे डोले, ये अपना ये सिस्टम के, ना ये सिस्टम के लाडले हैं, किसी रियासत के लाडले नहीं है। और ये ऐसा लैकूना जो सिस्टम में है वो निकाल के और अपने टैक्स से उसको ज़ीरो पे ले आते हैं। अब गिलानी साहब देखें कितना टैक्स दिया उन्होंने, शर्म आती है यार। अब प्राइम मिनिस्टर रहे और अब अपना अंदाज़े सियासत देखें, अपनी गाड़ियाँ देखें, अपना घर देखें, अपना रहन सहन देखें और टैक्स देते हैं आप हज़ारों में। बिल्कुल ठीक। और इससे तो हमारा टैक्स ज़्यादा कटता है। तो ये FBI को देखें ना, अगर FBR ये अगर इंसाफ करेगा तो देखे कि भाई इनको भी हाथ डाले ना, कि जितनी एक पैमाना बना लें, जिसका जो तर्ज ज़िंदगी है, जिसके ज़िम्मे जितने घर हैं, जिसके ज़िम्मे जितनी प्रॉपर्टी है, जिसके ज़िम्मे जितनी जायदाद है, उस हिसाब से टैक्स लगाएं। अगर नहीं लगा करते तो बाकी वो अपना हुकूमत जब्त कर लें। बिल्कुल सही। चाइना में ऐसे है, अरब दूसरे मुल्कों में ऐसा है कि जहाँ आपका वे ऑफ लाइफ जो है, आपकी जो टैक्स है उससे टैक्स रिटर्न या ज़्यादा है, टैक्स पर ज़्यादा है तो वो जब्त कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर ये इनका देखें किस स्टेशन बाकी वो जब्त कर लें। और मैं तो कहूँगा प्राइम मिनिस्टर को ना, ये जो अपना उनको टैक्स ज़्यादा और बाकी वो लोग कम दे रहे हैं, वो उसको स्वैप करके वो शौकत खान के दूसरे मनसूबे में लगा दें, या हमारे इदारे कर दें या वो खुद कर दें। उनको तो शर्म नहीं आनी ना, इन्होंने तो बस अपना ना लूटना ही है और अपना माल बढ़ाना और पेट बढ़ाना है। इन्होंने तो कोई ना आवाम का ख्याल करना है, ना अपना ख्याल करना है, ना रियासत का ख्याल करना है, ना ये एक मिसाल बनना है कि अगर हम टैक्स देंगे तो नीचे हमारे जो मानने वाले हैं वो टैक्स देंगे। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, जो ये रिपोर्ट आई है कल, तो बड़ी हैरत अंगेज़ है। जैसे अभी शफीक अवान कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो सबसे गरीब तरीन आदमी है, उनके पास तो पल्ले पैसे कोई नहीं है। देखिए, वो शौकत तरीन ने बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर हमने टैक्स कल्चर को आगे लेके चलना है तो आगाज़ पार्लियामेंट से और सियासी लोगों से होना चाहिए। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना अजीब मसा है कि ताकतवर लोग जो है खुद को अपने आप को टैक्स से बचा लेते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो आम लोगों पे लगा के उनकी जानों निकाली जा रही है। अब सवाल ये है कि ये सारा टैक्स कल्चर क्यों नहीं प्रमोट होता? इसलिए कि चाहे वो FBR हो, चाहे आपकी रूलिंग एलीट हो, अगर इनके आपस में नेक्सस बन गए हैं और ये एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो फिर पाकिस्तान में टैक्स कल्चर कैसे आएगा? ये अजीब मुल्क होगा जिसको आप टैक्सेशन के बगैर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए आप ज्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये सारा का सारा, जैसे आपने कहा, गिलानी साहब के बारे में कहा और लोगों के बारे में जो खबरें आई हैं, तो फिर बड़ी हैरानगी होती है कि मैं तो बहुत से लोगों से ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ। शफीक साहब आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, SR पे कर रहा है, खालिद कयूम पे कर रहा है, तो फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है? यानी एक आप आम आदमी से, लेमैन से ये करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाकायदगी से टैक्स दे, लेकिन जो आपकी रूलिंग एलीट है वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। अब मतलब हंसी आती है ना, 50-50, 60-60, 70-70 लाख की गाड़ियों में फिरने वाले, और फिर वो ये कहें कि जी हम 2,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं, कोई 10,000 रुपये दे रहा है, कोई 50,000 रुपये दे रहा है, कोई 1 लाख रुपये दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ ये मजाक खत्म होना चाहिए। और देखिए, बात सिंपल सी है, रियासत ही अपनी रिट को मजबूत बनाती है ना, रियासत ही अपनी रिट को मनवाती है। अब ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान में इस मामले पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बीमार मईशत,
एक कमजोर मईशत, कर्जों पे खड़ी मईशत जिसका इजहार बार बार प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उसमें अगर आप टैक्स कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, डिजास्टर रिफॉर्म नहीं करेंगे, एग्रेसिव रिफॉर्म्स नहीं करेंगे और सब लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, खासतौर पे जो रूलिंग एलीट है, तो फिर पाकिस्तान में आम आदमी भी टैक्स चोरी करने का मजाज हो जाता है। वो समझता है कि ये जस्टिफाई है, क्योंकि जब बड़े टैक्स, अब आप मुझे बताइए ना कि जो लोगों ने आज खबरें पढ़ी होंगी अखबारात में आम आदमी ने, तो उसके दिल में नहीं आएगा कि मैं क्यों टैक्स देता हूं, मुझे क्या जरूरत है टैक्स देने की, मैं क्यों नहीं चोर दरवाजा चोर रास्ता इख्तियार करूं जैसे ये इख्तियार करते हैं। और ये जो भी बात कर रहे थे ना, इनमें से बेशतर लोगों ने प्रॉपर्टियां अपने बच्चों के नाम रखी हुई हैं, यानी मुलाजमों के नाम रखी हुई हैं, 8-8, 9-9, 10 साल के बच्चे हैं, उनके जिम्मे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं। तो ये मजाक बंद होना चाहिए और इसमें मैं समझता हूं कि एफबीआर को और हुकूमत को मिलकर, और खुद एफबीआर में भी जो लोग ऐसे हैं जो इस सारे मामलात में समझौता करते हैं, उसमें नेक्सस का हिस्सा बनते हैं, उनको भी अकाउंटेबल करना चाहिए, तब जाके आप एक टैक्स कल्चर को प्रमोट कर सकेंगे। खालिद साहब, ये जो टैक्स कल्चर है ये प्रमोट, शौकत तरीन साहब का कहना है कि हमें 1.5 करोड़ अफराद का डाटा मिल गया और हम उस पर काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह जो है अगर वो अरकान पार्लियामेंट से हो जाए तो बेहतर नहीं? देखिए राणा साहब, बिस्मिल्लाह तो अरकान पार्लियामेंट से ही होनी चाहिए और ख़ास तौर पर हमारी जो क़यादत है उससे होनी चाहिए। और ये जो अदाद-ओ-शुमार भी आए हैं, आपने देखा कि इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो आमदन है अब वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से कम है, लेकिन वो टैक्स जो है अब वो ज़्यादा उन्होंने दिया है। 4 करोड़ जो 35 लाख जो है उनकी आमदन है और टैक्स जो है वज़ीर आज़म ने 98 लाख जो है वो अदा किया है, जबकि अपोजिशन लीडर की जो आमदन है वो 5 करोड़ रुपए से ज़ायद है, लेकिन वो टैक्स जो है वो सिर्फ 82 लाख दे रहे हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी की 28 करोड़ से ज़ायद की आमदन है और टैक्स सिर्फ 22 लाख दे रहे हैं। इसमें अगर आप देखें कि ये टैक्स जो है इसको बचाने के जो तरीके इख्तियार किए जाते हैं और इसका दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, अपोजिशन की पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शफीक साहब आपको जो रोल नज़र आएगा इन पार्टियों की, हुकूमत हो तो हुकूमत में, अगर हुकूमत ना हो तो पार्टी के अंदर जो है वोकला, जो नामर वोकला हैं उनका सबसे ज़्यादा रोल नज़र आएगा। और दूसरा जो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऐसे टैक्स के माहिरीन जिनके जरिए ये टैक्सेशन जो है उसको बचाते हैं, टैक्सेस को, उनको पार्टियों के अंदर जो है अब वो ज़्यादा और नुमायां जो है वो रोल दिए गए हैं। तो असहाक डार साहब का भी जो है वो यही काम उनकी तरफ से भी किया जाता था कि वो जो शरीफ फैमिली के कारोबारी अदारे थे उनके जो टैक्स के अमूर थे उनको देखते थे और ऐसे तरीक़ेकार उनकी तरफ से वज़ा किए जाते थे जिससे कम अज कम जो है वो टैक्स जो है वो अदा करना पड़े। डॉक्टर साहब, सलमान साहब ने और खालिद साहब ने रेफरेंस दिया शौकत तरीन का, हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। 35-36 साल मुझे हो गए हैं इस प्रोफेशन में, हम ये खबरें सुपर लीड पढ़ते रहे कि हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और टैक्स चोरों को पकड़ेंगे, उनको कटहरे में लाएंगे। ये आज तक ये डाटा इकट्ठा नहीं हुआ। क्या वो अपना ये आपस में नहीं अपना शामिल हो गए? पंजाबी क्या मिसाल है वो बड़ी सी कि कुत्ती चोर और रलगी, वो तो नहीं? क्या मसला है इसमें? देखें, बात ये कि भाई अब तो हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। IMF के साथ जो मुज़ाकरात के बाद हमारी सिचुएशन है, तो हम उस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हमारे आगे खाई है। बिल्कुल ठीक है ना, और इसके बाद मज़ीद मुआशी डिक्लाइन नहीं कौम अफोर्ड करेगी। खाकम बदन ये जो मुखालफीन हैं वो जो कहते हैं कि जी इनको तो अगले साल सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे, ये वो, उनका से कोई पूछे, उनका गिरेबान पकड़ के कि तुम लोगों ने इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क इस सतह पे किया है कि अब जो भी आएगा, वो जो शाहिद हसन साहब का इंटरव्यू था, किसका था, जो उन्होंने कहा था कि हमने मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हमने ऐसी माइंस बिछा दी है मुआशी कि हुकूमत जिस पे पैर रखेगी वो ब्लास्ट कर जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या आप हुकूमत को नाकाम करने के लिए आपने ये सारा कुछ किया, ये कौम का बेड़ा गर्क करने के लिए सारा कुछ किया? दूसरी बात ये कि देखें कितने शर्म की बात है कि वो लोग जिनकी करोड़ों करोड़ की तो एक गाड़ी है जिसमें वो सफर करते हैं, ट्रैवलिंग जो है माहाना है, जो उनका पैसा है वो लाखों रुपए तो ट्रैवलिंग पे खर्च होते हैं, फिर मुसाहिब हैं, नौकर हैं, बंगला है, उसके आगे मामलात हैं। और कितने शर्म की बात है यार, अब यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आज़म पाकिस्तान है
और उनके पास 1 रुपया नहीं है। तो आपकी पैसे, इनके पैसे, मेरे पैसे, जो हम सैलरीड क्लास है, जो पूरा महीना जो हम जान झोंकू के में डाल के काम करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमारे सैलरी में से अब वो कट जाते हैं पैसे टैक्स के, और ये लोग जो कौमी खजाने के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं। एंजेलिना जूली आई तो कहती मैं हैरान हो गई यूसुफ रजा गिलानी साहब के डिनर में जाके कि ये किसी गरीब मुल्क का वजीर आजम है। वो कहती इतने खाने थे उस टेबल के ऊपर, इतने खाने थे उस टेबल के ऊपर कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। तो ये लोगों को, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुल्क की दौलत को लूटते हैं, कौमी खजाने को लूटते हैं, और देने की बारी आती है तो इनके पास जीरो निकलते हैं। राणा साहब, ये 7 से 12 जो वर्बल और विजुअल डायरिया होता है ना, जिसमें इशारे आते हैं, आपके लीडर आते हैं और वो बड़े बड़े भाषण देते हैं, और आपका मीडिया ब्रिगेड ये जो जा रहा है वो उनकी गोद में पल रहा है। ये उनसे सवाल नहीं करते कि भैया आपका जो ये रहने का अंदाज है, अपना ये बयान मीन्स है आपके इनकम के, और वो ना उनको तकल्लुफ़ होता है कि वो बाकी हुकूमत पे डिस्कस करते हैं, अपोजिशन पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इसमें नहीं आते। आज तक आपने देखा है किसी 7 से 12 या सुबह 8 से 7 तक किसी ने पूछा हो भाई तुम टैक्स क्यों ना देंगे हो? हाँ। एक दूसरे की सियासी क़यादत को डिफेंड करेंगे, एक दूसरे पे कीचड़ उठा लेंगे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि हमें टैक्स कितना दिया और हमें कितना टैक्स देना चाहिए। देखिए ना, चाहे FBR को चाहिए ना यूसुफ रजा गिलानी साहब के असासे निकाल के दे, ठीक है ना। अगर वो कहते हैं जी मेरे पास तो टैक्स देने के लिए 1 रुपया नहीं है, और जो आप सूट पहनते हैं, आप जो टाई लगाते हैं, वही हजारों रुपए की है, और आप कह रहे हैं कि आपके पास रुपया, आपके बच्चे जो है जिन गाड़ियों में सफर करते हैं, वो आपके बच्चे जो लेविश लाइफ गुजारते हैं, वो किसी से ढकी छुपी है। ये राणा साहब एक प्रोग्राम में मैं था तो वो गिलानी साहब कह रहे थे ये $400 की टाई है। हाँ। यार ये कौन सी ऐसी जो $400 की टाई कहाँ से कमाई आपने, कहाँ से लेके आए आप? ये कोई नहीं पूछता। ये जो यूसुफ रजा गिलानी की वजारत उज़्मा का दौर था, उसमें लगता है कि वो ज्यादा जो है उनकी फैमिली जो है उनकी दौलत में इजाफा हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी की अपनी दौलत में उस तरह इजाफा हमें नजर नहीं आता। और शरीफ साहब टैक्स बचाने के लिए हमारे जो कायद हज़्ब इख्तिलाफ है शहबाज शरीफ साहब, इनकी जो बिजनेस एम्पायर थी उसमें तो कई गुना इजाफा हो गया। लेकिन वो टैक्स क्यों कम हो गया? टैक्स इसलिए कम हो गया कि ये टैक्स की छूट लेने के लिए कई तरीके इख्तियार करते हैं। मैं इनके कागजात नामजदगी देख रहा था जो 2018 में शहबाज शरीफ साहब ने फाइल किए, वहां पर उन्होंने अपना पेशा जो है वो बिजनेसमैन नहीं लिखा, वहां पर एग्रीकल्चरलिस्ट लिखा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर टैक्सेशन में छूट है और छूट लेने के लिए वो साथ ही काश्तकार बन गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर की तरफ आ जाएं आप। जिन लोगों ने अपने आप को एग्रीकल्चरस्ट शो किया है और उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, जाएं उनकी जाके जमीनें देखें, उनकी जाके लाइफ स्टाइल देखें। मेरे लिए में इजाफा कीजिएगा सलमान साहब, आप भी क्या एग्रीकल्चर को इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ कहते हैं? मुझे तो यही लग रहा है। देखिए यही लग रहा है कि सारा कुछ है। जवाब देना आप दोनों हंस के टाल दिए, ब्लैक स्मिथ कहते हैं। ये डेरा गाजी खान की जो लगारी फैमिली है उनसे बड़ी कौन सी जागीरदार फैमिली है? मोहम्मद खान लगारी जो सरदार मकसूद लगारी का बेटा है, उसने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया। आज के जो गोशवारे हैं, जो दादुशुमार है, मुझे ये बताया ना कि जिन लोगों के अकाउंट में से अरबों रुपए निकलते हैं, जो लोग टीटी के जरिए अरबों रुपए मुल्क से बाहर भेज देते हैं, कहते हैं मैं पता नहीं चला हमारे अकाउंट में पैसे कहाँ से आ गए। इतना पैसा है कि वो कहते हैं, और इतना पैसा है कि चाय वाले के अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है, वो इजी लोड वाले के अकाउंट में डाल देते हैं, वो किसी क्या कहते हैं चपड़ासी के अकाउंट में डाल देते हैं। इतना तुम्हारे पास पैसा है। आज खबर पढ़कर लगा कि JUI शफीक साहब सबसे अमीर जमात है। आज जो अवाने बाला है, सेनेट है, उसमें जो JUI के सेनेटर हैं तलहा महमूद, उन्होंने वो सबसे ज्यादा जो है वो टैक्स देने वालों में शामिल। लेकिन ये कि हम तला साहब को की सताइश करते हैं कि उन्होंने इतना टैक्स दिया, वो JUI में हो कहीं भी हो, लेकिन उन्होंने ही एक कौमी खजाने के अंदर पैसे जमा कराए, ये बहुत बड़ी बात है। और हम उनको इस बात पे उनकी तारीफ करते हैं कि हाँ अच्छी बात है। जो वो टैक्स जमा कराया ना, उनकी टिकट की वजह वही है, गलत ना समझिएगा, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। बहरहाल जो भी है, लेकिन आप देखें ना कि इमरान खान साहब के बिजनेस 5 करोड़ के ऊपर है और 1 करोड़ उन्होंने टैक्स दिया है। शहबाज शरीफ का बिजनेस 5 करोड़ से ऊपर है और वो जनाब अली उससे कम टैक्स दे रहे हैं। तो यार ये लोग किस मुंह से कौम की खिदमत और अवामी खिदमत और अवामी रहनुमा सब ये हमारे इदारों में भी कमजोरी है। आपको मुल्क के गरीब आदमियों किसी और दुकानदार को फौरी टैक्स नोटिस भेज देते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने वो रिलीफ दे देते हैं। जब तक इन बड़े टैक्स चोरों को वो नहीं पकड़ेंगे तो FBR यूँ रोता रहेगा और हमारे वज़ीर खाना भी कहते रहेंगे हमारे पास खराजात नहीं है।
अखराजात पूरे करते हैं, मेरे आपके जो सैलरीड क्लास उससे, या जिनके बस चलता है उनको। ये जो बड़े बड़े जो बड़ी पेटो तोंदों वाले हैं जिनके अंदर दौलत छुपी हुई है और वो टैक्स नहीं देते, इनको FBI जब तक महकमा हमारे इदारे का आगे नहीं ना आएंगे उस वक्त तक हम यही पीटते रहेंगे और हुकूमत भी ये कहती रहेगी और हम भी ये मीडिया पे जाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आईनी जो अपना आईनी हाथ की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। जब तक वो उन पे नहीं डाला जाएगा ये नहीं मानेंगे। अच्छा, कल मुलाकात हुई उस्मान बुज़दार साहब की परवेज़ इलाही साहब से, और उस मुलाकात के अंदर मोहन सिलाई साहब भी मौजूद थे और ये तय हुआ कि PTI और काफ लीग मिलकर बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेगी। खालिद साहब, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों के जो चैलेंजेस हैं KPK के बाद, तो ये इत्तेहाद इस काबिल होगा कि ये बेहतर रिजल्ट दे सके? देखिए राणा साहब के KP के नतायज के बाद अब जिस तरह लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर भी जो पार्टी का तंजीमी स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीलियाँ की हैं, और वज़ीर आज़म गालबन हर हफ्ते जो है वो लाहौर भी आते हैं और इस हवाले से मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और जो हेल्थ कार्ड जो है उसको लॉन्च किया गया है। इससे वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर बल्दियात में PTI को अच्छे नताइज जो हैं वो मिले, और उसमें वो चौधरी परवेज़ इलाही चूँकि उनका एक एक्सपीरियंस है बल्दियात के हवाले से, वो खुद ज़िला कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहे हैं, और उनके चीफ मिनिस्टरशिप के दौर में भी बल्दियात को पंजाब के अंदर बड़ा जो है मजबूत किया गया। तो अब वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मिलकर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ऐसी हिकमत अमली बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे उन्हें पंजाब के अंदर अच्छे जो नताइज हैं वो मिल सकें। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि देखिए, पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब की हुकूमत को एक बड़ी सपोर्ट हासिल है। आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि पंजाब असम्बली के अंदर कोई बड़ी अपोजिशन है। पंजाब की तरीके की सबसे बड़ी अपोजिशन है, लेकिन ऐसी अपोजिशन है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से पूछकर सवाल करती है, उन्होंने संभाला हुआ है, जिससे हुकूमत को भी जो है पंजाब असम्बली के प्लेटफॉर्म पर जो है PTI को जो सपोर्ट है वो चौधरी परवेज़ इलाही की वजह से। बिल्कुल ठीक है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो रोल है उससे तो इनकार नहीं है, माशाल्लाह उनका रोल बहुत सारी जगह पे बढ़ रहा है, तो नया रोल भी उनका सामने आ रहा है। लेकिन चले कोई बात नहीं, ये भी रोल देख लेते हैं। लेफ्ट कर दे इसको, लेफ्ट कर दूं? ठीक है, लेफ्ट कर दिया। तो लेकिन ये कि आप समझते हैं कि काफ लीग और PTI मिलकर जनूबी पंजाब के अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और या ये उधर हमें किसी और को भी PTI को अपने साथ शामिल करना पड़ेगा? अपना काफ लीग के पास 2-3 अजला हैं और PTI पंजाब के तमाम अजला मौजूद हैं, और ये ना हो कि जो PMLQ ने ओवर शेडो कर दे PTI को। PTI को अपनी बल्दियाती हिकमत अमली ऐसे तय करनी चाहिए कि उसके वो किसी के अंडर शेडो ना हो, और वो जो उम्मीदवार है जो वो लेके आती है वो खुद उसका फैसला करें। ठीक है, इत्तेहाद करें, जहाँ जहाँ बनता है इत्तेहाद करें, लेकिन ऐसा ना हो कि वो अपना जो लॉन्ग रन में सोच रहे हैं कि वो मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, वो हर जगह अपना हिस्सा मांगे और PTI फिर मिनॉरिटी में चली जाए। तो इस बात का ख्याल रखें, आपके जिसका जो हिस्सा वो मिलना चाहिए। और आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, नो डाउट, बड़े अपना सियासत के माहिर हैं बल्दियाती सियासत के परवेज़ साहब। उन्होंने सियासत की शुरुआत इससे की थी, चेयरमैन जिला कौंसिल बने। लेकिन ये है कि PTI को अपनी जगह अपना रूम देखना चाहिए और किसी इत्तेहाद की खातिर अपनी शनाख्त नहीं डूबनी। बिल्कुल ठीक है, अपनी शनाख्त नहीं खोनी चाहिए। आप समझते हैं कि इस तरह शनाख्त खो सकती है या सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी? मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जो चंद डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जहाँ पे ख़ास तौर पे मंडी बहाउद्दीन है, हाफजाबाद है, गुजरात है, सियालकोट है, भावलपुर है, यहाँ तो कोई मुझे लगता है कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जनरली मुझे लगता है कि यह है कि PTI जो है वो बाकी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट्स में खुद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी। और अच्छा है, मुस्लिम लीग काफ क्योंकि उनकी अलाई है, अगर वो कहीं जगह पे सीट एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शन लड़ते हैं तो ये PTI के लिए भी ठीक है और काफ लीग के लिए भी ठीक रहेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी पॉलिटिक्स है। अलबत्ता ये नहीं मुमकिन कि PTI जो है हर जगह पर उनको वो स्पेस देगी जो शायद मुस्लिम लीग काफ एक्सपेक्ट कर रही होगी। चंद जगह पर तो ये महदूद हो सकता है, और ख़ास तौर पर जब ये मेयर के बराह रास्त इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वहाँ PTI कोशिश करेगी कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हो। बिल्कुल ठीक है। ये राणा साहब जो KP के नताइज हैं उनको देखकर अब काफ लीग ने पंजाब में जो उनका असल कोटा है उससे भी बढ़कर मुतालबा करना शुरू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसे
कई ऐसे जिला में भी उन्होंने मांग दिए हैं जहां पर उनका कोई ना रुकन कौमी असेंबली जीता है ना कोई MP जीता है। वहाँ पे तो इस तरह नहीं होना चाहिए, एक तवाज़ुन कायम रहना चाहिए और जहां पर वो जीते हैं वहां पर उनके साथ एडजस्टमेंट हो जाए। इससे आपके अंदर जुस्सा होना चाहिए, ये नहीं कि आप अपनी चादर से बाहर पानी फैलाना चाहिए। और फिर मैं कहूँगा PTI को अपनी शनाख्त, अपनी हैसियत, जहाँ जो उसका इन्फ्लुएंस है, जहाँ उसके अपने हैं MNA MPs हैं, जहाँ उसका सीटें हैं, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, सिर्फ इत्तेहाद के नाम पे। सिर्फ काफ लीग नहीं कर रही। अब मैं आज एक खबर देख रहा था किसी अखबार में कि JUI ने भी अब पंजाब के अंदर भी KP के बाद जो है इलेक्शन जो है लड़ने का फैसला कर लिया है। तो जाहिर है वो भी फिर नून लीग से अपना शेयर मांगेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। नून लीग उनको शेयर नहीं देगी, नून लीग उनको सिर्फ शेयर देगी। शेयर। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, क्या कहते हैं शेर को उर्दू में? उर्दू का लफ्ज़ है ना, शेर नहीं, शेर। हाँ, पोइट्री वाला शेर देगी। अच्छा, नहीं वो शायरी वाला शेर, शायरी वाले शेर की बात, शायरी वाला शेर कह रहे हैं, नहीं देगी। हाँ, इकाकसी एहसास की दुनिया में लगी थी, हम उसको बुझाते रहे अशार की सूरत, ये वही वाले अशार की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, पिछले कुछ दिनों से जंग में एक और जियो पे एक कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन के अंदर वो मुसलसल ये दो बातें कर रहे हैं कि सहाफ़ियों पर मुमकिना फ़र्द जुर्म जो है पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और आज PCB और PBA और PFUJ और HRCP ये सारे जो हैं इदारे, उनकी जानिब से भी एक ये ख़बर शाया हुई है और उसमें कहा गया है कि नरमी का मुजाहरा करते हुए सहाफ़ियों पर आयद तमाम इल्ज़ामात ख़त्म किए जाएँ और अदालत से नुमाइंदा सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त है। ये क्या खौफ है सर, और क्यों ये सारा खौफ पैदा हो रहा है? और अगर ख़बर सच्ची है और अगर आपने बड़े ऑथेंटिक अंदाज में ख़बर दी है तो फिर खौफ किस बात का है? ये राना शमीम का लंदन का जो एफिडेविट है ना, उस पर है सारा, क्योंकि वो अपना बग़ैर किसी उसके अपना तस्दीक के, बग़ैर किसी, उन्होंने अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि अबसार साहब से क्या अंसार अब्बासी से कि आप अपना आए कंफर्म करें, उसके बाद स्टार से कंफर्म कर लेते। वैसे तो आप रोज़ चक्कर लगाते हैं, रोज़ फ़ोन करते हैं, तो कंफर्म कर लेते। वो उन्होंने बगैर किसी तस्दीक के, क्योंकि हैजान खबर से हैजान क्रिएट करना और इशू पैदा करना, नॉन इशू से इशू पैदा करना, ये जंग और जियो ग्रुप के इंतजामिया है ना, इसका खासा है। तो उन्होंने उसको अपना अंसार अब्बासी को इस्तेमाल किया। अंसार अब्बासी बच्चा तो नहीं है, इतनी सेंसिटिव खबर उसने दे दी बगैर तस्दीक के, ना यहाँ स्टार से रब्ता किया, ना वहाँ रब्ता किया। एक कागज़ आया और कागज़ के बेस पे खबर दे दी और उस पर जब ये फर्द जुर्म आज उनकी बात हुई तो इनकी इनके लाले पड़ गए कि भाई मीर शकील को भी अपना किया जा रहा है उसमें इंडिक्ट, और फिर आपका अब गौरी साहब जो एडिटर है वहाँ के इस्लामाबाद के, वो भी, और वासी से बाकी लोग भी। तो अब देखें, आप अदालत जो कर रही, लेट इट गो, अदालत को अपना फैसला करने दें, अदालत पे आप असरअंदाज ना हो। अब कागजी तंजीमें हैं, मैंने कि वहाँ काम किया, कागजी तंजीमें हैं वहाँ अपना ना, सिर्फ लेटर पैड की तंजीमें, कोई लंदन में जैसे की हुई है, कोई यूरोप कोई कहाँ की हुई है, उनकी तरफ बयान आ जाते हैं कि भाई आज़ादी से साहब खतरा हो गया। तो भाई क्या आप अदलिया की कोई इज्जत नहीं, अदलिया की कोई आज़ादी नहीं, आप अदलिया की जो इज्जत तकरीम पे हमला कर रहे हैं और उसको अवॉइड करने के लिए आप जो है अपना एक जो मीडिया ब्रिगेड या आपका एक जो साफियों का एक जो टोला बनाया हुआ है, NGOs का टोला बनाया हुआ, उसको इस्तेमाल करके आप चाहते हैं कि आप फर्द जुर्म आयद ना हो। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने जुर्म किया तो फर्द जुर्म आयद होना चाहिए और उस पर नतारा होना चाहिए कि आपको क्या आपने सही किया या गलत किया। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, देखें, सहाफ़ी हो, कोई भी हो, वो कानून से बालातर नहीं है। आप क्या अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं और वो ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, तो क्या आपको ये आज़ादी हासिल है कि आप कोई भी इल्ज़ाम बिला तहकीक किसी के ऊपर भी लगा दें? आप इस सतह के ऊपर चले जाएं कि आप जाके जुडिशरी के मोअज़्ज़िज़ जो जज हैं और अदालतें हैं उनको कंट्रोवर्शियल बना दें। आप एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन जाएं जिस साजिश के अंदर ये साबित करने की कोशिश की जाए कि जी ये जो जज हैं ये सारे बिकाऊ माल हैं और ये सारे कंप्रोमाइज्ड हैं। आपको किसने ये हक दिया अंसार अब्बासी साहब कि आप खुद तय करते फिरें कि जी आपने जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल देनी है बगैर बिला तहकीक, और उसके बाद आपने कहना है कि जी मैं तो ये PCB है, PBA है और PFUJ है और इनके पीछे छुप जाऊंगा? क्यों छुप जाएंगे? क्या अंसार अब्बासी या कोई सहाफ़ी भी जो है कानून से बालतर है, कानून से ऊपर है?
और दूसरी चीज खालिद साहब, अबसार आलम साहब के हवाले से जो चीजें चल रही हैं और उसमें वो कहा जा रहा है कि जी उन एक नया नैरेटिव डेवलप हो रहा है कि भाई जिसने पैसे लिए हैं वो साबित करे ना नहीं लिए, क्यों लिए आपने पैसे कौमी खजाने से, और अगर आपने आउट ऑफ द वे लिए हैं तो आपको पे करना पड़ेगा इसका। राणा साहब देखिए कि ये जो पैमरा ने अबसार आलम साहब को जो नोटिस दिया है, उनसे 5 करोड़ रुपए की जो रिकवरी का जो नोटिस दिया गया है, ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पैमरा ने नोटिस दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो तकर्री थी शफीक साहब उसको गैर कानूनी करार दिया था। और देखिए कि 15 लाख रुपए माहाना वो तनख्वाह और मरात की मद में वसूलियां कर रहे थे, जबकि जिस MP1 ग्रेड के तहत जिस पर उनकी तकर्री की गई उसकी तनख्वाह सिर्फ 4.5 लाख रुपए जो है वो बनती थी। तो इस तरह खजाने पर जो बोझ इतना बड़ा डाला गया उसको बिल्कुल हाई कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक जो है वो पैमरा ने ये अमल। अजहर सदीक साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अजहर सदीक साहब उस पिटीशन के वकील थे जो ये हुई थी। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने आवाज सुन ली होगी हमारी गुफ्तगू। हम अब अबसार आलम साहब के हवाले से बात करें, थोड़ा सा बताइएगा, आप तो उस वकील हैं उस पिटीशन के, तो ये क्या केस था और क्या सूरत हाल है? देखिए आपको पता है कि सीजन माफिया या गॉड फादर अपना निजाम चलाने के लिए अपनी मर्जी के अपना हैंड पिक जो लोग हैं ना वो लगाया कर दिखाते थे, जहां इसमें भी मास्टर्स और पब्लिक कंपनीज और अथॉरिटीज के कॉन्टैक्ट्स में जो क्वालिफिकेशन दी थी इनको नवाजने के लिए वो तब्दील की गई और वो ग्रेजुएशन कर दी गई। कमाल की बात है, अब अबसार आलम कोई डॉक्टर नहीं है किसी भी डिग्री के वाले, बहुत डॉक्टर नहीं है, पर रशीद वहां पर मौजूद थे। तो ये आपको पता है जब जलसे जुलसे होते थे नवाज शरीफ के, और आजकल भी आप देखिए उन्हीं का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। तो इनको टेलर मेड एडवर्टीजमेंट के जरिए लगा दिया गया। मैंने चैलेंज करके 2017 के अंदर ये साबित होगी कि ये टेलर मेड थी, को नवाजने के लिए लगाया गया था और नवाज शरीफ और परवेज रशीद बराबर इसके शरीक थे वो। और जो उनकी तैनाती पहले दिन से गैर कानूनी कर दी गई, वाइड एबिनिशो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि पहले दिन से, और सोने पे सुहागा देखे जब इनकी तैनाती कर दी। और एक बात आप लोगों को शायद पता नहीं है कि ये कौमे लूट के बड़े हामी हैं। ये ओपन सोसाइटी जॉर्ज सोरोस के आज भी गार्जियन सदर हैं इनके, यानी जो एजेंडा लेकर बैरूनी एजेंडा आ रहा था सो कॉल्ड डिफरेंट का, वो ये चला रहे थे। मैंने ये भी अदालत के अंदर बात कही थी। फिर जब मामला ये सारा आया, इनको जब तैनाती का हवाले से वक्त अलाउटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट करने की बजाय एनालिसिस, और वो 15 लाख तो टैक्स के बगैर है, वो 20 लाख रुपया बनता है महीने का, 20 लाख रुपया। अच्छा, जैसे ये अपॉइंटमेंट गैर कानूनी करार दी, मैंने इनकी रिकवरी के लिए लिख दिया बकायदा। उस वक्त वजीर इतलात थे परवेज रशीद और उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कायदा लिखा और पैमरा को ये सारे बताया कि ये चीजें सारी हैं, आप प्रोसेस शुरू कर दें। मैं 2018 11 अप्रैल से लिख रहा हूँ, वजारत को लिख रहा हूँ, मैं नैब के अंदर गया। नैब में आपको पता है तो उन्होंने MP1 से ज्यादा जितनी भी तनख्वाहें। ठीक है, अच्छा अब मुझे ताजा तरीन सूरत हाल बताएं क्या है? मैंने अभी फिर उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट का फैसला है। मैंने उन्होंने गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक, सारे काम को तो मैं लेके चल रहा हूँ। आपको गवर्नमेंट की बड़ी अब सियासी तौर पर खराब कर लिखा। अजहर एक मिनट, आपकी आवाज में को डिस्टॉर्शन है। एक तासुर जो उन्होंने फैलाने की कोशिश की वो ये थी कि शायद हुकूमत जो है वो ये सारा कुछ कर रही है, तो आप अपने प्राइवेट तौर पे आपने ये सारा कुछ किया और अब आप अपनी जगह पे खड़े हैं और सूरत हाल ये कि रिकवरी का हुक्म हो चुका है। देखिए ये तो मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के इससे क्या ताल्लुक है भाई? 20 लाख रुपए जस्टिफाई आपकी तरफ, आपकी अपॉइंटमेंट पहले दिन से गैर कानूनी है। और दूसरी बड़ी मजेदार बात बताऊं, इन्होंने इसके अगेंस्ट इंदिरा कोर्ट अपील दायर की। इंदिरा कोर्ट अपील इन्होंने वापस ले ली। इन्होंने कहा कि मैंने चार्ज छोड़ दिया और बात खत्म होगी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जो लगे, सुप्रीम कोर्ट को आज तक मेंटेनेबिलिटी डिसाइड नहीं हुई, ना कोई मौजूद है। ये पैसे फौरी तौर पर जैसे हटाओ तक काफी के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एग्जीक्यूशन पिटीशन में क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत इसकी रिकवरी की है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि ये वाले पैसे भी है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रिकवर कीजिए, इनकी जदाद को कुर्ब कीजिए, इनकी गिरफ्तारी अगर पैसे नहीं देती है उसके हवाले से प्रोसेस किया जाए ताकि उनका पैसे फॉर्म को वापस। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर सदीक हमसे बात। मेरा आपसे सवाल है,
इसमें मैं आप चारों बैठे हैं, हमारा पूरा जो कम्युनिटी वो भी जिम्मेदार है। PFU जो को वो सब क्यों पेट में मरोड़ उठता है जब किसी अपना मालिक के जब किसी मालिक के गर्दन फंसती है या किसी ऐसे अपना वो ऐसे जर्नलिस्ट की गर्दन फंसती है जो कि किसी का पेरोल पे हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो ये वर्कर के लिए तो इनके पेट में मरोड़ नहीं उठता, तो ये सिर्फ मालकान और इन्फ्लेशन लोगों के लिए इनके पेट में मरोड़ क्यों उठता है? देखो शफीक साहब, आप भी जानते हैं, सलमान आप भी, खालिद भी, कि ये जो PFUJ और इस तरह की तंजीमें हैं ये एक ट्रेड यूनियन उसको कवर करती हैं और इनका बेसिक, मेरे ख्याल है ये ट्रेडिंग यूनियन है, ट्रेड यूनियन। इनका जो बुनियादी काम होता है वो होता है कि अपने ट्रेड के जो वर्कर्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ठीक है। बाकी मामलात के लिए प्रेस क्लब होते हैं जहाँ पे आप जाएं, जाके सोशल अपने एक्टिविटीज़ करें। अनफॉर्चुनेटली वो तमाम जगहों के ऊपर PFUJ के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ माल बनाते हैं, जिन्होंने PFUJ के फंड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने नीचे 3-4 बाल के लगा के डमी इलेक्शन कराते हैं और डमी इलेक्शन करा के खुद ही उसके ऊपर बैठ जाते हैं, खुद ही इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, खुद ही वोटर होते हैं, खुद ही सारा कुछ और बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं, सियासी जमातों को ब्लैकमेल करते हैं और जनाब अली मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जब हुकूमत को ज़रूरत होती है तो वो चंद PFUJ को उठा लेती है और वो उनके हक में बयान बयाजी करना शुरू कर देते हैं और उसके एवज़ वो अपना माल पानी लेके बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ ये होते हैं, इन तंजीमों से कभी आपने पूछा है कि वो कल झोंकियों की जो बेवा थी उसको प्रोटेक्शन के लिए रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया गया है? सिंध के अंदर जो सहाफ़ी कत्ल हुए हैं और वो अरकान असम्बली भाग गए बाहर, ठीक है, क्या आज तक किसी तंजीम ने उनके लिए आवाज उठाई? क्या सिंध के अंदर होने वाले सहाफियों के ऊपर, कत्ले आम के ऊपर, इन सहाफियों इनके वो जो जॉन एलिया का शेर है कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में? क्या इनके आबले पड़ जाते हैं जुबान पे बात करते हैं? सार आलम को ना अब तक लोग कह रहे हैं जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम है और जो मुस्लिम लीग नून की जो सैनिक की टिकट अप्लाई की थी वो एक सियासी पार्टी का हिस्सा है, तो हमें कम से कम डिफरेंशिएट करना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है कि जर्नलिस्ट और एक नॉन जर्नलिस्ट फर्क क्या है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो पार्टी है PMLN, हाँ। ये पहले सहाफियों को नवाजती है, उनको मुख्तलिफ ओहदे देती है। अब सहाफी का क्या काम है शफीक साहब? वो जाके सरकारी ओहदे वसूल करता फिर। एक बात तो ये है, फिर जब आप इनको अकाउंटेबल करने की कोशिश करते हैं तो ये शेड ले लेते हैं इन तंजीमों का, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, फला आ जाती है। अब सवाल ये है, एक जर्नलिस्ट है जो ये क्लेम करता है कि उसने राना शमीम का इंटरव्यू किया है, राना शमीम अदालत में कहता है कि मैंने तो उसको कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अब सवाल यह कि ये तय तो अदालत करेगी ना। अब अदालत में प्रोसीडिंग चल रही है, आप पहले से आके अदालतों पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ तंजीमों का सहारा ले लेते हैं। भाई जो आपके पास सच है, जो उनके पास सच है, वो आप अदालतों में पेश कर दें, अदालतें उसका फैसला कर लें, जो अदालत फैसला करे आप उसको मनोवन तस्लीम कर लें। दूसरी बात यह कि देखिए ये सिलसिला खत्म होना चाहिए कि हमारे जर्नलिस्ट जो है उसके अंदर से, एक कम्युनिटी के अंदर से कुछ लोग उठते हैं और जाके सरकारी ओहदा हासिल करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद वो सरकारी ओहदा भी सबको पता है किस मेरिट की बुनियाद पे मिलता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या मेरिट होता है। मेरिट यही है ना कि आप एक खास हुकूमत के तबके की हमायत करते हैं, उनकी क़यादत को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं, उनके लिए एक ढाल बन जाते हैं और उसके फिर अवज में आपको ये सीटें मिल जाती हैं। अब फिर जब आपको अकाउंटेबल करने की कोशिश करते हैं तो आपको, आपके पेट में मरोड़ उठ जाती है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारी सहाफ़ती तंजीमें जो है वो इसके लिए अपना शोल्डर जो है वो प्रोवाइड करती है। राणा साहब, एक और फैसला जो है रिकवरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हाल में ही दिया है। जो हमारे साबिक चेयरमैन थे PTV के अताउल हक कासमी, उनसे और साबिक वजीर खजाना साग डार से और परवेज रशीद साहब से और फवाद हसन फवाद से 19 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकवरी का जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। और ये जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो साबिक चेयरमैन की जो तकर्री थी उसको गैर कानूनी करार दिया था और उनसे रिकवरी के जो अहकाम दिए थे उन पर अमल दरामद के लिए ये फैसला। आपका जो चहीता है ना, प्यारा दुलारा आपका जो मीडिया ब्रिगेड है, इस पर ना कोई लिखा है ना कोई आवाज उठाई। नहीं लिखेंगे, जरूरत ही नहीं है। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आपके गुफ्तगू में ना खालिद साहब, ऐसा मैं गुम होता हूँ कि मुझे ये पता ही नहीं चलता कि प्रोग्राम का वक्त जो है उसकी वजह ये है कि जब मैं गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो आप मेरी तरह मुखातब होते हैं
तो इसलिए ज्यादा मुहातब मेरी तरफ होते हैं। हाँ। तो आपको असर ज्यादा होता है, शायद मैं ज्यादा या ये भी हो सकता है ये दूसरा करते हैं, आप उसमें भटक जाते हैं। नहीं, आप इंतजार कर रहे थे कब दूसरा फेंके, नहीं, और ये चलाकी से चौथे पांचवे पहुंच जाते हैं। नहीं, आज इन्होंने 2 दफा दूसरा किया है और करके इन्होंने कनखियों से मुझे देखा कि ये नोट करता है कि नहीं करता है। मैंने शफीक से भी की तरफ भी देखा और आपकी तरफ भी देखा। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने करनी थी। भारत के अंदर जो मुस्लिम नस्ल कशी है उसके हवाले से एक बहुत उबाल पैदा हुआ है और रद्द अमल सामने आया नसीरुद्दीन शाह के बाद। और उसके बाद एक ताज़ा तरीन खबर यह है कि हिंदू इंतहा पसंदों ने मलाला, शबाना आजमी समेत 100 मुस्लिम खवातीन को नीलामी के लिए पेश कर दिया, ताकि उनकी किसी तरह उनकी तौहीन हो, तजलील की जा सके। तो और एक आवाज उठना शुरू हो गई है। देखिए, ये जो नसीरुद्दीन शाह साहब का इंटरव्यू आया था, जो हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था, उसके बाद 2-3 मेजर डेवलपमेंट हुई हैं। एक डेवलपमेंट ये हुई है कि 5 के करीब साबिक फौजी अफसरान जो हैं वो, और सिविल अफसरान जो हैं, उन्होंने एक खत लिखा है नरेंद्र मोदी को और सदर ममलिकत को, और कहा है कि जनाब ये जो धमकियां दी जा रही हैं मुसलमानों की नस्ल कशी के हवाले से, उसके ऊपर आपको नोटिस लेना चाहिए। ये किस किस्म का हिंदुस्तान आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ 76 के करीब जजेस हैं जिन्होंने एक खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि आप सो मोटो लें। और उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह की गई है कि पुलिस इन लोगों को प्रोटेक्ट करती है जो इंतहा पसंदी की बुनियाद के ऊपर मुसलमानों को और दीगर अकलियतों को निशाना बना रहे हैं। और यह भी कहा गया है कि इसमें रियासत और हुकूमत की जो खामोशी है वो बुनियादी तौर पे उनको अपना सपोर्ट करती है, उन इंतहा पसंद अनासर को जो हिंदुआता की सियासत की बुनियाद के ऊपर भारत में एक बड़ी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी डेवलपमेंट, जैसे इसार ने कहा कि सवालात उठने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि 29 के करीब बरतानवी पार्लियामेंटेरियन जो है उन्होंने वहां पे हाई कमीशन के अंदर दरखास्त जमा कराई है कि जो कुछ कश्मीर के अंदर वायलेशन हो रही है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब आप जवाब दें। तो इसका मतलब है कि अब दुनिया के अंदर से भी ये वॉइसेस आ रही हैं और भारत के अंदर से भी ये वॉइसेस जनरेट हो रही हैं कि जो इस वक्त मुसलमानों को, अकलियतों को धमकियां दी जा रही हैं, उनकी नस्ल कशी करने की बातें की जा रही हैं, उस पर अगर भारतीय रियासत नोटिस नहीं लेगी तो उनके बकौल भारत तकसीम होगा और इसके खतरनाक रुझानात जो है ना वो सामने आएंगे। रोजनामा डान का इदारिया है मौलाना मार्च, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं चाह रहा था इस पर भी बात की जाए। वो कहते हैं जी मौलाना का उन्होंने दिया है कि जी वो कहते हैं कि 23 मार्च को तो होगा ही होगा महंगाई मार्च, और लेकिन KPK के बल्दियाती इंतखाबात और लॉन्ग मार्च मौलाना के लिए एक चैलेंज होगा। इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने से आप देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने कोट करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने का फ़ायदा अपोजिशन को पहुंचा, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अब हम लाडले हैं इस्टेब्लिशमेंट के। ये दायरा बड़ा दिलचस्प है, लेकिन ऐसा लगता है कि रोजनामा डान ने मौलाना फजलुर रहमान के तर्जुमान के तौर पे ये दायरा लिखा है। अब ये देखा ना, मैं इसको ये कहा आपने क्या इसके टाइटल दिया मौलाना मार्च, मैं इसको ना मौलाना का मार्च का महीना समझता हूँ, उसको लॉन्ग मार्च से ना जोड़ें बस। वो कह रहा मैं जनतियों की बात की थी ना, ये जंतर मंतर ये ढूंढ रहे हैं इसमें सितारों की चाल क्या होगा। हाँ, अगर आपने इससे ये बात ढूंढी है कि ये इन्होंने उसके जो सियासी जो अपना है स्ट्रगल उसकी बात की है, तो उसके वाले से मार्च जो है, मार्च आएगा और मार्च चला जाएगा। और ये देखिए कल इनका बयान ये था कि मार्च हम मुलतवी कर रहे हैं क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात की वजह से। फिर अचानक उन्हें ख्याल आया कि जब क्रिटिसिज्म हुआ 7 से 12 जो वर्बल और अपना विजुअल डायरिया होता है उसमें अपने जब उनको क्रिटिसाइज किया गया, उन फौरन ख्याल आया कि मैं ही कर बैठा। तो फौरन उन्होंने एक जनाब यू ने वी टर्न लिया, नहीं मार्च होगा। अरे कहाँ से, अब 2 साल से चले मार्च मार्च मार्च, अब तो मार्च भी थक के बूढ़ा हो गया। वो कह रहा है भाई मुझे जान दो, माफ कर दो माफ कर दे मुझे, आपने मेरा मार्च का जो दिसंबर कर दिया, तो वो मार्च तो ऐसे ही चलेगा बस। मुझे तो मैं क्योंकि आपने डान का हवाला दिया, बड़ा अखबार है, तो मैं तो समझा था कि उनका मार्च का महीना कैसा गुजरेगा, मैं तो उस रेफरेंस से ले रहा था। अच्छा, आप इसको हफ्ता कैसे गुजरेगा, आप उसको पॉलिटिकल ले आए तो उसका मैंने जवाब दे दिया। ठीक। अच्छा, रोजनामा 92 में खालिद साहब सरवर बारी साहब का इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कालम छपा है, और वो कहते हैं कि ये जो कम टर्न आउट है इसके ऊपर भी सियासी जमातों को काम करना चाहिए, और ख़वातीन का जो वोट है ज़ाया होता है उसको भी उस पर काम करना चाहिए कि ताकि ख़वातीन आ सकें। और इसी तरह वो कहते हैं कि और लोगों को इस बात की अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आप अपना वोट कास्ट करें, ये कौमी मुफाद में है। राणा साहब देखिए कि 90 की दहाई से जो इंतखाबात हो रहे थे उनमें तसलसल के साथ जो है वो टर्न आउट जो है पाकिस्तान में कम होता जा रहा था,
और जबकि ये जो पिछले 2018 के इंतखाबात हुए हैं, इसमें पीटीआई की जो कैंपेन थी या जो एक्टिविटी थी, उससे जो टर्न आउट है वो पहली बार जो है उसमें एक बड़ा इजाफा जो है वो देखने में आया। लेकिन अब जो केपी के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, वहाँ पर फिर एक बार जो है वो टर्न आउट का जो मामला है वो सामने आया है। टर्न आउट बहुत जो है वो नीचे गया है और ये बड़ा एक जो हमारा इंतखाबी निज़ाम है उस पर एक बार फिर ये सवाल जो है वो खड़ा हो गया है और इस पर जो है उन्होंने बड़ा अपने आर्टिकल में खुलकर इज़हार किया और दूसरा तजवीज़ किया है कि जो इस्लाहात हैं वो की जाए और मुतनासिब नुमाइंदगी का जो निज़ाम है वो लाया जाए और इसमें सियासी जमातों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी जो इस्लाहात करनी थी, जो अपने रूल्स नए बनाने थे, उनको भी अपने असल काम की तरफ। राणा साहब देखिए, ये टर्न आउट क्यों ज्यादा कैसे होगा? इधर हुकूमत बनती है, उधर आप कह देते हैं जी हम उसको गिराना शुरू कर देते हैं, धांधली हो गई, ये हो गई। आप सियासतदान अपने वोट की इज्जत की बात करते हैं, जब तक आप आवाम के वोट की इज्जत को इज्जत नहीं देंगे ना, तब तक फिर टर्न आउट कम होता रहेगा और लोग इस तरफ नहीं आएंगे। और इसके जिम्मेदार सारे हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें हैं जो हुकूमत बनते ही कह देते हैं जी हटा दो, तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। बिल्कुल तो अपना टाइम उन्हें पूरा करें दें, फिर उनका हिसाब लें। पहले दिन आप ये करेंगे तो लोगों का आपसे एतमाद उठ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और हमने टॉप ट्रेंड पे बात करनी थी और टॉप ट्रेंड है मोहम्मद हफीज के हवाले से। मोहम्मद हफीज वो जो प्रोफेसर जिन्हें कहा जाता है, प्रोफेसर इसलिए उन्हें कहा जाता है कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों ने, क्रिकेटर्स ने इस बात का एतराफ़ किया कि हफीज़ की जो क्रिकेट सेंस है वो बहुत तेज़ है, उसका तजिया बहुत अच्छा होता है। तो वो इसलिए उन्हें प्रोफेसर कहा गया कि वो हर क्रिकेट सिचुएशन का जो तजिया है वो इस तरह देते हैं कि जैसे एक प्रोफेसर नितारा कर देता है किसी चीज़ का। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। हम समझते हैं कि मोहम्मद हफीज़ जैसे प्लेयर, ये तो एक रवायती जुमला होता है कि सदियों में पैदा होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद हफीज़ आईसीसी की रैंकिंग में टॉप ऑलराउंडर भी रहे। उनकी बॉलिंग के ऊपर पाबंदियां लगाई गई। हैरानगी होती है, एशवन भी वो गेंद कर ले, अजांथा भी कर ले तो आईसीसी को कुछ नहीं होता। लेकिन जहां कोई पाकिस्तानी बॉलर अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया को परेशान करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर पाबंदियां लगती हैं। खालिद साहब को आप दूसरे की इजाजत देते हैं, उसको इजाजत नहीं, उसको नहीं देते। मैं तो कह रहा हूँ कि आईसीसी को हमारी तरह होना चाहिए जो सबकी इजाजत दे दे कि दूसरा तीसरा चौथा भी कर दे। तीसरा भी ले लिया, ठीक है, तीसरा चौथा भी मैंने तो कहा है। अच्छा, आप हफीज साहब की बात कर रहे हैं। हफीज को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। हफीज साहब, आपने पाकिस्तानी क्रिकेट की बहुत खिदमत की। आपने अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से, अपनी जहानत से पाकिस्तानी क्रिकेट को ऊपर लेके गए। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब आप एक नई शक्ल में, एक प्रोफेसर की शक्ल में क्रिकेट को ज्वाइन करेंगे और अच्छे मशवरों से क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक और कल हमारी मुलाकात होगी जी। आपसे अपना ख्याल रखिएगा।